दोस्तों, दिल्ली में इस वक्त एक ऐसा रणनीतिक और कूटनीतिक तूफान उठा है जिसकी गूंज सीधे चाइना छोड़ो अमेरिका के सत्ता के गलियारों के अंदर खतरे की घंटी बनकर के बज रही है। जो लोग सोच रहे थे कि यह तो सिर्फ एक सामान्य सी विदेश यात्रा है, वो असल में उस महाबवंडर को देख ही नहीं पा रहे हैं जो भारत और जापान ने मिलकर के तैयार कर दिया है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यहीं से क्रिएट होता है कि ऐसा क्या हुआ है उन बंद कमरों के पीछे जिसने दुनिया के सबसे बड़े ड्रैगन की नींद हराम कर दी है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जापान की सबसे सख्त और चाइना की आंखों के अंदर खटकने वाली नेता सनाए तकाइची दिल्ली में सिर्फ हाथ मिलाने आई हैं? तो दोस्तों, हैदराबाद हाउस में इस बार जो कुछ हुआ है उसने रातों रात दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति होने का घमंड पालने वाले चाइना और अमेरिका की नींदें उड़ा दी हैं। सनाए तकाइची कोई अकेली नहीं आई हैं, वो अपने साथ में जापान के टॉप टेक जायंट्स, सेमीकंडक्टर एक्सपर्ट्स, एआई मास्टरमाइंड्स और डिफेंस सेक्टर के सबसे बड़े बिजनेस प्लेयर्स की एक पूरी की पूरी फौज लेकर के दिल्ली में उतरी हैं। ये कोई डिप्लोमेटिक टूर नहीं है, ये चाइना की टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन मोनोपोली को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने का एक मास्टरमाइंड सेटअप है। और दोस्तों, जब जापान की तरफ से ये आक्रामक तैयारी थी तो भारत भी कैसे पीछे रह सकता था। यहीं पर एंट्री होती है भारत की उस त्रिमूर्ति की जिसने चाइना को घेरने के लिए एक ऐसी अभेद्य सुरक्षा चक्र वाली फील्डिंग तैयार की है जिसे देख करके वेस्टर्न कंट्रीज भी सन्न रह गए हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के विजन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के स्ट्रैटेजिक मास्टर प्लान और विदेश मंत्री एस जयशंकर की आक्रामक डिप्लोमेसी ने मिलकर के हैदराबाद हाउस के अंदर एक ऐसा जाल बिछाया है कि एक ही झटके के अंदर पूरा का पूरा चाइनीज इकोसिस्टम पछाड़ खाने वाला है। दोस्तों, तकाइची को प्रधानमंत्री मोदी ने खुले मंच से जब छोटी बहन कहा तो वो सिर्फ एक भावुक बयान नहीं था, वो चाइना और दुनिया के लिए एक खुला ऐलान था कि भारत और जापान सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स ही नहीं, वो स्ट्रेटेजिक ब्लड ब्रदर्स बन चुके हैं। दोस्तों, डोभाल और जयशंकर ने पर्दे के पीछे से जिस तरह से नेगोशिएटिंग फील्डिंग सेटिंग की है उसका नतीजा ये हुआ कि जापान अपनी वो टॉप सीक्रेट डिफेंस और एआई टेक्नोलॉजी भारत के साथ में साझा करने को तैयार हो गया है, जो वो अमेरिका तक को देने के लिए 10 बार सोचा करता था। दोस्तों, जो बात सामने दिख रही है, असली खेल उससे कहीं ज्यादा भयानक है। दोस्तों, चाइना को लग रहा था कि भारत केवल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर हाथ पैर मार रहा है, लेकिन जापान ने भारत में आकर के सीधे तौर पर एआई, डिफेंस, फार्मास्यूटिकल और एनर्जी सेक्टर का पूरा ब्लूप्रिंट ही पलट डाला है। ये सिर्फ एग्रीमेंट्स नहीं है, ये चाइना के गले पर रखा गया स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट है। दोस्तों, आज दुनिया क्रिटिकल मिनरल्स और टेक सप्लाई चेन के लिए चाइना के आगे झुकती है, लेकिन भारत और जापान ने मिलकर के तय कर लिया है कि एशिया का असली बॉस कौन होगा। ग्लोबल मार्केट के अंदर एक कहावत चल रही थी कि मैन्युफैक्चरिंग में चाइना का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन इस डील के बाद में दुनिया को समझ में आ गया है कि जब बात कूटनीति और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की आती है तो भारत और जापान असल में बाप निकलते हैं। दोस्तों, इन दोनों ने मिलकर के ऐसा तूफान मचा डाला है कि अब इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना के दबदबे का ताश का महल ढहना बिल्कुल तय है। दोस्तों, अब उस मास्टर स्ट्रोक को समझिए जिसने डोभाल और जयशंकर को दुनिया का सबसे खतरनाक रणनीतिकार साबित कर दिया है। जापान के पास में दुनिया का सबसे बड़ा सरप्लस कैपिटल है, प्रिसीजन टेक्नोलॉजी है और हाई एंड रिसर्च है, लेकिन उनके पास में मैन पावर की भारी शॉर्टेज है। दूसरी तरफ भारत के पास में दुनिया का सबसे बड़ा यूथ टैलेंट, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पुश और एक विशालकाय मार्केट है। जब जयशंकर और डोभाल ने इस इक्वेशन को तकाचाई के बिजनेस मास्टरमाइंड्स के सामने रखा तो जापान को समझ में आ गया कि चाइना को काउंटर करने का दुनिया में अगर कोई एक प्लेटफॉर्म है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। जापान और भारत का पहला को डेवलपमेंट डिफेंस प्रोजेक्ट इसी फील्डिंग का नतीजा है। दोस्तों, सोचिए, एक तरफ चाइना ताइवान को डरा रहा है, साउथ चाइना सी के अंदर धमकियां दे रहा है, दूसरी तरफ भारत और जापान मिलकर के नई पीढ़ी के वेपन्स और डिफेंस सिस्टम बनाने जा रहे हैं। ये सीधे तौर पर चाइना की मिलिट्री और इकोनॉमिक एग्रेशन के ऊपर किया गया अब तक का सबसे तगड़ा स्ट्राइक है।
दोस्तों इसी दौरान पीएम मोदी ने साफ कहा है कि जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी, इंडिया की सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी मिलकर के ग्लोबल एआई डेवलपमेंट को नई पावर दे सकते हैं। इसका मतलब सिंपल है, जापान हार्डवेयर, रोबोटिक्स, सेंसर्स, मैन्युफैक्चरिंग डिसिप्लिन और क्वालिटी लेकर के आता है, तो वहीं इंडिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मार्केट स्केल, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप एनर्जी लेकर के आता है। दोस्तों जब ये दोनों मिलते हैं तो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनता, बल्कि पूरा सप्लाई चेन आर्किटेक्चर बनता है। अब दोस्तों इस विजिट के अंदर फार्मा भी बेहद इंपॉर्टेंटली सामने आया है। दोस्तों कोविड पेंडेमिक के बाद में दुनिया ने एक ब्रूटल लेसन सीखा है। दोस्तों मेडिसिन सप्लाई चेन भी नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक मेडिसिन सप्लायर है। इंडिया ग्लोबल जेनरिक सप्लाई का 20% देता है और करीब 60,000 जेनरिक ब्रांड्स बनाता है। साल 2026 के अंदर फार्मा एक्सपोर्ट करीब $31 बिलियन पार करने की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। अब दोस्तों जापान को देखिए। जापान एडवांस हेल्थ केयर, हाई क्वालिटी रेगुलेशंस, एजिंग पॉपुलेशन और प्रीमियम मेडिकल टेक्नोलॉजी वाला देश है। इंडिया अफोर्डेबल मेडिसिन, जेनरिक्स, वैक्सीन्स, एपीआईज और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वाला देश है। दोस्तों दोनों की जरूरतें अलग हैं, लेकिन सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी जापान भारत के अंदर सिर्फ चीप प्रोडक्शन नहीं ढूंढ रहा है, जापान ट्रस्टेड प्रोडक्शन, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्शन और चाइना प्लस वन से आगे इंडिया फर्स्ट प्लस ग्लोबल मॉड्यूल देख रहा है। और यही वो पॉइंट है जिसे सामान्य न्यूज कवरेज से मिस कर दिया गया है। दोस्तों फार्मा पार्टनरशिप का हिडन लेयर ये है कि फ्यूचर के अंदर मेडिसिन, बायोफार्मा, वैक्सीन, एपीआईज और एडवांस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया जापान कॉरिडोर बन सकता है। अगर जापानीज क्वालिटी सिस्टम्स और इंडियन स्केल मिलते हैं तो ये इंडिया सिर्फ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड नहीं रहेगा, बल्कि हाई वैल्यू फार्मा मैन्युफैक्चरिंग का भी बड़ा हब बन सकता है। अब दोस्तों अगर डिफेंस की बात करते हैं तो भारत और जापान लंबे वक्त तक डिफेंस के अंदर क्वेश्चंस रहे हैं। जापान की पोस्ट वॉर पॉलिसी बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड थी। भारत भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करता रहा, लेकिन दोस्तों इंडो पैसिफिक का प्रेशर अब बदल गया है। सी लाइंस, अंडर सी केबल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, एनर्जी रूट्स और मैरीटाइम सिक्योरिटी अब सिर्फ नेवल टॉपिक नहीं रह गए हैं, ये इकोनॉमी के सर्वाइवल का टॉपिक बन चुके हैं। दोस्तों इंडिया जापान यूनिकॉर्न मास्ट प्रोजेक्ट इसी शिफ्ट का सिंबल है। 15 नवंबर 2024 को इंडिया और जापान ने इंडियन नेवल शिप्स के लिए यूनिकॉर्न मास्ट को डेवलपमेंट के ऊपर मेमोरेंडम ऑफ इंप्लीमेंटेशन साइन किया था। दोस्तों इंडियन एम्बेसी के मुताबिक ये इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम वाला मास्ट नेवल प्लेटफॉर्म की स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इंप्रूव करने के अंदर हेल्प करेगा और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इंडिया में जापानीज कोलैबोरेशन के साथ में इसे कोड डेवलप करेगा। मतलब साफ है कि जापान अब इंडिया को सिर्फ मार्केट नहीं बल्कि ट्रस्टेड डिफेंस पार्टनर मान रहा है और इंडिया अब सिर्फ बायर नहीं बल्कि को डेवलपर बन चुका है। दोस्तों कल तक इंडिया फॉरेन प्लेटफॉर्म्स खरीदा करता था, आज इंडिया टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट टेबल के ऊपर बैठ रहा है। पावर गेम के अंदर अब इंडिया स्पेक्टेटर नहीं है, साइलेंट आर्किटेक्ट बनता दिख रहा है। अब दोस्तों जरा चाइना का एंगल देखिए। IEA की 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के अंदर मैग्नेट रेयर अर्थ रिफाइनिंग के अंदर चाइना का 91% तक कंट्रोल हुआ करता था। साथ ही परमानेंट मैग्नेट प्रोडक्शन के अंदर भी वो 94% तक कंट्रोल कर रहा था। और दोस्तों यही मैग्नेट्स ईवीज, विंड टर्बाइंस, डिफेंस सिस्टम्स और डेटा सेंटर्स साथ ही एडवांस मोटर्स के अंदर काम में आते हैं। अब सोचिए अगर दुनिया की ईवी इंडस्ट्री, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, AI डेटा सेंटर्स और क्लीन एनर्जी हार्डवेयर रेयर अर्थ मैग्नेट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं और रेयर अर्थ मैग्नेट्स का चोक पॉइंट एक ही कंट्री के पास में है, तो स्ट्रेटेजिक रिस्क कितना ज्यादा हो सकता है। और दोस्तों यहीं पर ही इंडिया और जापान मिलकर के एक ऐसा तगड़ा डिसीजन लेते हैं। दोस्तों इंडिया और जापान ने 2025 के अंदर इकोनॉमिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन के अंदर सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स, फार्मास्यूटिकल्स, क्लीन एनर्जी और ICT को प्रायोरिटी सेक्टर माना है। दोनों देशों ने रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स, सिक्योर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और की टेक्नोलॉजीज प्रोडक्शन के ऊपर कोऑपरेशन बढ़ाने का कमिटमेंट किया है। यानी कि जुलाई 2026 की समिट अचानक नहीं हुई है, ये पिछले कई ईयर्स के अंदर बिल्ड हो रहे स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर की अगली लेयर है। दोस्तों साल 2025-26 के अंदर इंडिया जापान बायलैटरल ट्रेड $27 बिलियन को पार कर चुका है। वहीं दोस्तों अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच में जापानीज इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर
3.2 बिलियन को क्रॉस कर गया है। रॉयटर के मुताबिक 1400 जापानीज कंपनियां भारत के अंदर ऑपरेट हो रही हैं और दोस्तों बड़ी बात यह है कि उनमें आधी तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हैं। दोस्तों फॉरेन पॉलिसी के अंदर भाषण मायने रखते हैं, लेकिन फैक्ट्रियां उससे भी कहीं ज्यादा मायने रखती हैं। अगर कोई कंट्री यहां पर अपनी फैक्ट्री लगाती है, इंजीनियर्स भेजती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करती है और लोकल सप्लाई चेन बनाती है, साथ ही डिकेड्स तक कैपिटल लगाती है, तो यह सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं रहती है, बल्कि यह अपना फ्यूचर आपके साथ में लॉक कर रही होती है। और यही जापान ने भारत के साथ में किया है। दोस्तों मारुति की जर्नी को याद कर लीजिए। सुजुकी ने 1982 के अंदर मारुति उद्योग के साथ में एग्रीमेंट किया था और 1983 के अंदर मारुति 800 इंडियन मार्केट के अंदर आई थी। दोस्तों सुजुकी के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस वक्त इंडियन मार्केट लगभग 70,000 यूनिट से भी कम का था, लेकिन 2010 तक ये 3 मिलियन यूनिट्स पर ईयर को क्रॉस कर चुका है। ये सिर्फ कार की स्टोरी नहीं है, बल्कि ये इंडियन मिडिल क्लास मैन्युफैक्चरिंग कल्चर और सप्लायर इकोसिस्टम का बर्थ मोमेंटम था। दोस्तों आज वही मॉडल नेक्स्ट लेवल पर है। जुलाई 2026 के अंदर अब प्रधानमंत्री मोदी और जापानीज प्रधानमंत्री ने मारुति सुजुकी के खारखोदा हरियाणा प्लांट को वर्चुअली इनॉग्रेट किया है। दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक ये फैसिलिटी करीब 35,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट, 800 करोड़ के इंटीग्रेटेड सप्लाई पार्क और 5 लाख एनुअल कैपेसिटी, साथ ही फेज वाइज 10 लाख व्हीकल कैपेसिटी की डायरेक्शन में है। बाहर से ये ऑटो प्लांट है, अंदर से ये मैन्युफैक्चरिंग सिग्नल है। दोस्तों भारत अब सिर्फ डोमेस्टिक कार्स के लिए प्लांट नहीं बना रहा, बल्कि ईवीज, कंपोनेंट्स, बैटरीज, रोबोटिक्स, एआई इनेबल्ड मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट सप्लाई चेन्स के लिए भी बेस बन रहा है। और यही चाइना के लिए सबसे अनकंफर्टेबल करने वाली बात है, क्योंकि चाइना की ताकत सिर्फ चीफ मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, उसकी असली ताकत इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम था। अब दोस्तों ये सवाल यहां पर क्रिएट होता है कि भारत में जो जापानीज प्रधानमंत्री आई है उससे भारत को क्या कुछ बड़ा अचीव होने वाला है। तो भारत ने दोस्तों इसके अंदर बहुत कुछ अचीव किया है। पहला तो ये है कि भारत को जापानीज कैपिटल मिली है, हाई टेक्नोलॉजी एक्सेस मिला है। दूसरा, इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन्स के अंदर ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्ट्रेंथन मिला है। तीसरा, इससे डिफेंस के अंदर को डेवलपमेंट से इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बढ़ी है। चौथा, इससे फार्मा सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर में इंडिया हाई वैल्यू ग्लोबल मार्केट की ओर बढ़ा है। पांचवा, इससे क्रिटिकल मिनरल्स और क्लीन एनर्जी के अंदर चाइनीज की जो डिपेंडेंसी थी उससे भारत को अब अल्टरनेटिव मिल गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया अब किसी कैंप में ब्लाइंडली शामिल नहीं हो रहा। इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बरकरार रखते हुए जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, रसिया, गल्फ और ग्लोबल साउथ के साथ में अलग अलग इक्वेशंस के अंदर बिल्ड कर रहा है। और यही मोदी सरकार की सबसे बड़ी फॉरेन पॉलिसी का प्रैक्टिकल कॉन्फिडेंस है। दोस्तों इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।